Hello friends, welcome to my notebook mathematics section. This is video session 4 of class 10th chapter number 1 real numbers। और पिछले कई वीडियो सेशन से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ, कॉन्सेप्ट के बारे में बता सकूँ, चीज़ें समझा सकूँ मैं आपको जितना अच्छे से हो सके। इरेशनल नंबर्स मैंने बार बार आपको एक्सप्लेन किया है, रैशनल नंबर्स मैंने बार बार एक्सप्लेन किया है। जो भी वीडियो सेशन या लिंक आपको नहीं समझ आ रही है सो क्लियरली आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। बिगिनिंग से मैंने स्टार्ट किया है बिल्कुल चैप्टर्स, राइट। और मैंने सारा डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक वहाँ प्रोवाइड कर रखे हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल। और काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे आप कंटिन्यूस मैथमेटिक्स लर्निंग प्रोसेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो कॉन्सेप्ट था इरेशनल नंबर्स का, वो एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा। सो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, देखिए अ नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल। कोई भी नंबर एस, यहाँ पे कई बच्चों को डाउट होगा सर मैं ए ले लूँ, बी ले लूँ, कोई भी नंबर ले सकते हो आप। सो अ नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म पी बाई क्यू। अगर हम उसको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तब उस नंबर को हम क्या कह सकते हैं, इरेशनल। जहां p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए p बाई क्यू फॉर्म में हम उसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि रैशनल। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। और साथ में p बाई क्यू क्या होता है? p और q क्या है? p और q यहाँ पर इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स मतलब ऑल नेगेटिव नंबर्स एज वेल एज पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो। तो इसका मतलब इरेशनल नंबर जो है वो नंबर होता है, यहाँ पे मैंने लिखा नंबर s इज कॉल्ड इरेशनल। s कोई नंबर है, उसको मैं इरेशनल तभी बोल सकता हूँ जब उस नंबर को मैं नहीं लिख सकता। किस फॉर्म में? p बाय q फॉर्म में। p बाय q फॉर्म में मैं उस नंबर को नहीं लिख सकता, और जहाँ p और q क्या है, इंटीजर्स है, और q वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो कुछ एग्जाम्पल्स है लाइक √2, √3, √15, पाई, ये सब कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हुए। तो ये सब नंबर्स जो ये इरेशनल नंबर है, तो इनमें से कुछ नंबर्स का हम आज पढ़ने वाले हैं कि इनको इरेशनल क्यों कहा जाता है, क्यों हम इनको रैशनल नहीं बोल सकते, या क्यों हम इनको अब तक एक अलग से नाम हमने दिया है कि इनको इरेशनल नंबर। तो ये सारी जो डिटेल अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट की, वो यहाँ पे हम लेने वाले हैं। देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि थियरम के बारे में आपको पता नहीं होगा, थियरम का सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के आप चल जाते हो आगे, तो ये बात नहीं होती है। थियरम को डिटेल में अगर एक बार आप समझ लेते हो, थियरम का कॉन्सेप्ट आप अगर डिटेल में समझ जाते हो, तो ये बात होती है कि थियरम के कॉन्सेप्ट पे ही आपका टोटल ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो पता चल जाता है। इसका मतलब अगर आपको थियरम 100% क्लियर है, इफ थियरम इज 100% क्लियर टू यू, थियरम में कहीं आपको कोई डाउट नहीं आता है, थियरम पूरी तरीके से अगर समझ आ जाता है, तो इसका मतलब थियरम ही आपको थियरी समझाता है, और थियरी पार्ट ही आपको एग्जाम्पल या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करता है। क्लियर? और मेरा पूरा कॉन्सेप्ट यही रहता है कि मैं आपको थियरम अच्छे से समझा सकूँ। एक बार अगर थियरम समझ आ गया तो आप क्या कर सकते हो, थियरी पार्ट अच्छे से समझ लिए, ये बात होगी। और अगर थियरी पार्ट समझ लिए तो इसका मतलब आप एग्जाम्पल ईजिली कर सकते हो। तो इसलिए क्या है कि आप थियरम को समझने की कोशिश करिए। जो भी चीज़ यहाँ पे मैं आपको इजीली कॉन्सेप्ट गाइडेंस जो दे रहा हूँ, तो उस कॉन्सेप्ट को समझने की आप पूरी तरीके से कोशिश करिए, राइट। सो यहाँ हम समझेंगे कि क्यों ये जो रूट वाले नंबर्स लिखे हैं मैंने कुछ यहाँ पे, या ये जो नंबर्स है ये इरेशनल है, क्यों? तो एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया कि इन नंबर्स को p बाय q में नहीं लिख सकते। तो आप बोलोगे सर मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख दूँ तो इसको, तो ऐसा है कि इसीलिए इस चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे कि ऐसे नंबर्स क्यों इरेशनल कहे जाते हैं, और क्यों हम इसको इरेशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। क्यों हम इनको रैशनल नहीं बोलते हैं, और क्यों हम इन नंबर्स को, राइट, रिप्रेजेंट नहीं कर पाते p बाई क्यू फॉर्म में, राइट। तो एक क्लियर सी बात है, अगर हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाए p बाई क्यू फॉर्म में तभी वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। और मैं आपको कुछ गाइडलाइंस, कुछ आइडिया दूंगा, जिसके बाद आप खुद भी इन नंबर्स को, ऐसे कुछ नंबर और होंगे रूट में जिनको आप खुद भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे या खुद भी बता पाएंगे कि ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है। क्लियर? सो आगे बढ़ते हैं वीडियो सेशन पे। सो सबसे पहला जो थियरम है इस चीज को समझने के लिए वो है, उसका स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूँ। लेट p बी अ प्राइम नंबर, p कोई प्राइम नंबर है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, राइट। तो a क्या है यहाँ पे देख लेते हैं, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तब p a को भी डिवाइड करेगा। डिवाइड करने का यहाँ पे मतलब है कि p अगर इसको a स्क्वायर को डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p पूरी तरह डिवाइड कर देता है a स्क्वायर को, राइट, तो p जो है वो किसको डिवाइड कर लेगा, a को भी डिवाइड कर लेगा। तो ये एक थ्योरम है, इसको समझना है।
कि p कोई प्राइम नंबर है और अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। इसी स्टेटमेंट को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम इसका यूज करने वाले हैं टू प्रूव सम ऑफ द नंबर्स एज इरेशनल, राइट। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। और इसी का हम प्रूफ देख लेते हैं। यहाँ पे स्टार भी लगाया मैंने क्योंकि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इसको स्टार लगाया हुआ है और कहा है कि ये प्रूफ जो है वो एग्जाम में नहीं आता है, सिर्फ थियरम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है टू प्रूव दैट द गिवन नंबर इज इरेशनल, राइट। सो प्रूफ देख लेते हैं। लेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कोई नंबर है पॉजिटिव इंटीजर और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए कैन बी रिटन एज p1 मल्टीप्लाई p2 मल्टीप्लाई p3 एंड सो ऑन अप टू pn, राइट। तो अगर मैं कोई नंबर की बात कर लूँ, राइट, अभी 12 लिख लेता हूँ मैं। 12 का जो हम अगर उसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 6 तो प्राइम नंबर नहीं है तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये मैंने लिख लिया है 2 और 3 इसके प्राइम फैक्टर्स है जो इसको पूरी तरह डिवाइड कर देंगे ना। 2 12 को डिवाइड कर सकता है, ये 2 भी 12 को डिवाइड कर सकता है, 3 भी कर सकता है। सो 12 जो है उसके प्राइम फैक्टर्स मैंने लिख दिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में, 2 2 4 3 12। इसी तरीके से a जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और हमने एज्यूम कर लिया कि p1 p2 p3 इस तरीके से pn तक इसके कुछ प्राइम फैक्टर्स होंगे जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। और एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये भी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। सो अब अगर मैं a स्क्वायर लिखूँ तो क्या होगा, a का a के साथ मल्टीप्लाई, यानी ये जो प्राइम फैक्टर्स है उसका इन्हीं प्राइम फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई। सो p1 p2 p3 अप टू pn मल्टीप्लाइड बाय p1 p2 p3 अप टू pn। सो ये दोनों अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल p1 मल्टीप्लाई बाय p1 यू विल गेट p1 स्क्वायर, p2 का p2 के साथ p2 स्क्वायर, p3 मल्टीप्लाई बाय p3 स्क्वायर, pn मल्टीप्लाइड बाय pn दैट इज pn स्क्वायर। तो इस तरीके से जो a स्क्वायर है वो मेरा ये बन गया है p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर है। अब यहाँ पे जो पार्ट है वो है वी आर गिवन दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर, p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, राइट। सो p इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, क्लियर सी बात है। तो p क्या है, a स्क्वायर का एक फैक्टर है, p उसको डिवाइड कर रहा है। बट हमने यहाँ पे लिखा है कि a स्क्वायर के फैक्टर्स तो ये है ना, तो p भी एक उसका फैक्टर है। इसका मतलब इन्हीं के बीच कहीं, ये तो मैंने डैश 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 लगाया, इन्हीं के बीच कहीं पर p भी एक फैक्टर होगा जो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो देखो, but due to the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, we find that a square has factors this, ये p1 स्क्वायर ये सब अगर मैं यहाँ पे 12 लिख दूँ और इसको मैं 2 को ऐसा लिख दूँ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, इसका मतलब ये है कि ये 2 स्क्वायर मतलब 2 और 2 डिस्टिंक्ट है, राइट। 2 कैन डिवाइड 12, इसका मतलब p1 स्क्वायर है यहाँ पर, इसका मतलब p1 कैन ऑल्सो डिवाइड a स्क्वायर। ये स्क्वायर है, इसका मतलब ये नहीं कि p1 स्क्वायर पूरा डिवाइड कर रहा है, बल्कि p1 और p1 खुद भी डिवाइड कर रहा है इसको, p1 मल्टीप्लाई बाय p1, राइट। सो इसी वजह से मैंने लिखा a स्क्वायर एज फैक्टर्स p1 p2 p3 अप टू pn एंड p भी एक फैक्टर है। देखिए p डिवाइड्स a स्क्वायर, इसका मतलब p इज वन अमॉन्ग दिस ऑल नंबर्स, राइट, अप टू pn एंड सिंस a आल्सो हैव फैक्टर सेम एज a स्क्वायर। अब हमने a के जो फैक्टर्स लिखे थे और a2 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, a के जो फैक्टर्स लिखे मैंने और a2 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो दोनों सेम है। समझ आ रहा है बात, यहीं पे हमारा क्वेश्चन लगभग क्लियर है। देखो a के जो फैक्टर्स है और a स्क्वायर के जो फैक्टर्स है वो दोनों सेम है और हमें पता चला था कि p जो है वो a स्क्वायर के फैक्टर्स में कहीं प्रेजेंट है, इसका मतलब वो a के भी फैक्टर्स में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा, क्लियर। तो यही देखो, एंड सिंस a आल्सो हैव फैक्टर्स सेम एज a स्क्वायर, p इज वन ऑफ फैक्टर्स ऑफ a। समझ आ रहा है, क्योंकि देखो a और a स्क्वायर के फैक्टर सेम है और p जो है वो प्रेजेंट था a स्क्वायर के फैक्टर में, इसलिए p कहाँ प्रेजेंट होगा, p प्रेजेंट होगा a के फैक्टर्स में भी। और इसीलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि p डिवाइड कर रहा था a स्क्वायर को और p इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ a, देयरफॉर p डिवाइड्स a, क्लियर। तो ये थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई नंबर है वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को तो वो नंबर जरूर डिवाइड करेगा a को भी, क्लियर। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि आने वाले थ्योरम में हम इस चीज का यूज करेंगे बार बार। सो नेक्स्ट जो थ्योरम है, थ्योरम 1.4, उसका स्टेटमेंट है टू प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, यानी मुझे ये दिखाना है कि रूट 2 इरेशनल है। मैं आपको पहले बता रहा था कि रूट वाले कुछ नंबर्स है वो इरेशनल है, तो क्यों है, क्या है, राइट। तो यहां पर आ जाता है कि हमें प्रूव ही करना है कि रूट 2 इरेशनल है और इसके लिए ठीक इससे पहले जो हमने थ्योरम डिस्कस किया था वो इसमें यूज होने वाला है और यहां पर हम पूरी कोशिश करेंगे आपको बताने की वो थ्योरम से क्या रिलेशन है इसका और कैसे हम रूट 2 को इरेशनल प्रूव करेंगे।
ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई बोर्ड हो, गुजरात बोर्ड हो, वेदर इट इज आईसीएसई बोर्ड। सो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है कि टू प्रूव दैट गिवन नंबर इज इरेशनल, राइट। इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपने क्लियरली समझ लिया सो यू कैन प्रूव रेस्ट क्वेश्चंस इजीली। क्वेश्चन बहुत इजी है, 2 मार्क्स से लेकर 3 मार्क्स तक का एवरेज रखता है ये क्वेश्चन कहीं कहीं, राइट। और ये क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट अस एज्यूम टू अ कॉन्ट्रेरी दैट रूट 2 इज रैशनल। इसको मैं पहले इरेशनल प्रूव करने से पहले ये मान लेता हूं कि ये भाई रैशनल नंबर है, समझ आ रहा है। और अगर मैं कहीं रैशनल नंबर साबित करने में गलत हो गया तो इसका मतलब ये रैशनल नहीं है बल्कि क्या है, इरेशनल है, समझ आ रहा है। हम इसको उल्टे तरीके से पकड़ रहे हैं, हम इसको ये प्रूफ नहीं कर रहे कि रैशनल है, हम इसको पहले ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये रैशनल नंबर है। तो मैं पहले ही मान लेता हूं कि रूट 2 रैशनल है, और अगर ये बात मेरी गलत निकली तो इसका मतलब रूट 2 रैशनल नहीं है, वो क्या है, इरेशनल है। क्लियर। तो लेट अस एज्यूम टू अ कॉन्ट्ररी दैट रूट 2 इज रैशनल। और अगर रूट 2 रैशनल है तो मैं उसको पहले कह चुका हूं, कुछ न्यूमरेटर और कुछ डिनोमिनेटर पार्ट में मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सो रूट 2 इज इक्वल टू आर बाय एस, वेयर आर एंड एस आर एनी इंटीजर्स। कोई भी इंटीजर है, हमने पहले ही कहा था रैशनल नंबर क्या होता है, अ रैशनल नंबर इज अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर एनी इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सो रूट 2 को भी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया रैशनल नंबर फॉर्म में, जहां r और s जो है वो इंटीजर्स है और s की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब रूट 2 एक रैशनल नंबर है r बाय s, राइट। और मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये इंटीजर्स का भाई कोई भी कॉमन फैक्टर्स हो सकता है। एज्यूमिंग दैट, सपोज दैट, जैसे अगर r और s कोई भी नंबर से मेरे 12 और 16, तो 12 के तो कॉमन, देखो प्राइम फैक्टर्स में अगर उसको रिप्रेजेंट करूँ तो 12 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 16 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 2 8 16। तो करना क्या है, देखो सपोज r एंड s हैव कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, तो 1 तो इसके साथ आप रख लो, 1 के अलावा कुछ और कॉमन फैक्टर मिलते हैं, तो मिल रहा है मुझे यहाँ पे ये जो कॉमन फैक्टर्स है। तो इन कॉमन फैक्टर्स को मैं निकाल दूंगा, कैसे, इनको डिवाइड करके। और अब मेरा कुछ ऐसा बचा जहां पे कुछ भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। देखो 3 है, 2 है, 2 है, सिर्फ 1 एक कॉमन फैक्टर है, 1 कॉमन फैक्टर के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर इनमें ना हो। और ऐसा मैं कोशिश करके क्या करूंगा, उसमें से कॉमन फैक्टर्स को रिमूव कर दूंगा। सो सपोज r एंड s जो मैंने यहाँ लिखे हैव कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, देन रिमूविंग दिस कॉमन फैक्टर्स, इनमें से मैंने कॉमन फैक्टर्स को निकाल दिया। तो अब जो मेरा नंबर बचा है उसको मैंने लिख दिया a by b, समझ आ रहा है। सो रिमूविंग दिस कॉमन फैक्टर्स एज r and s in the division form we are left with root 2 equal to a by b। ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए लिया है, डोंट कंसीडर इज, ठीक है। सो मैंने अब इसको क्या कर दिया, रूट 2 को लिख दिया a और b फॉर्म में, और a और b कोप्राइम है। कोप्राइम मतलब इनका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, और कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं है। क्लियर। इन दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है, 1। तो ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है कि रूट 2 को हमने ऐसे नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया a by b, जहां a और b का सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है, 1। तो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ आई हैव रिटन रूट 2 इज इक्वल टू a by b, है ना। और ये b को मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू b रूट 2 एंड स्क्वायरिंग वी गेट, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर देते तो a का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, 2 बच जाएगा, और b का स्क्वायर ये मिल गया मुझे। और यहाँ 2 मल्टीप्लाई में तो मैंने उसको डिवाइड में ले लिया, तो a स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू b स्क्वायर। और यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि कोई 2 नंबर है जो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। एंड फ्रॉम थियरम मैंने आपको बताया था, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। याद है पहले जो थियरम बताया था, मैंने कहा था इसको हम यूज करेंगे, तो यहाँ मैंने इसको यूज कर लिया। सिंस 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, so from theorem that we read before I can write 2 divides a also। इसका मतलब अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 a को भी डिवाइड कर रहा है। और ये मेरा हो गया फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कि 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है a को। अब क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है a को, है ना, तो a डिवाइड बाई 2 की जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसको मैंने ले लिया c इज एनी इंटीजर जिसका वैल्यू जो है वो क्या है, a को 2 से डिवाइड करने पर जो आंसर मिलेगा वो होगा, ठीक है। सो a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई c, यहाँ डिवाइड बाई यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्क्वायरिंग वी गेट a स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपको।
क्लियर। और अब इस वैल्यू को जो ए स्क्वायर इक्वल टू 4c² है उसको यहाँ रख दे अगर ये वाले इक्वेशन में, क्लियर। तो जहाँ ए स्क्वायर है वहाँ पर आ जाएगा 4c² डिवाइड बाई 2 इक्वल टू बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर की जगह 4c², ए स्क्वायर की जगह पर 4c² रख देंगे, ठीक है। सो मैंने ए स्क्वायर की जगह 4c² लिख दिया है, उसकी डिवाइड में 2 है इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहाँ से 2 से ये देखो कट रहा है, 2 2 जा 4, सो 2c² इज इक्वल टू बी स्क्वायर। समझ आ रहा है, 2c² इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो c² जो है दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है, दिस शोज दैट 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। यहाँ पे ये चीज दिख रही है कि 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। और वही थ्योरम फिर से हम ले लेते हैं, अगर p डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को तो p डिवाइड करेगा a को भी, क्लियर। सो सिंस 2 इज डिवाइडिंग बी स्क्वायर तो 2 डिवाइड करेगा b को भी। समझ आ रहा है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करता है, तो 2 अगर डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को सो 2 विल ऑल्सो डिवाइड b, राइट। और ये मेरा हो गया सेकेंड आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट और सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो है 2 डिवाइड्स a ऑल्सो, 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। नाउ वी कैन सी 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b। और सबसे बिगिनिंग में जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो मैंने कहा था बट वी नो दैट a एंड b आर को प्राइम, और को प्राइम है तो उनका सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए था, 1 ही होना चाहिए था उनका कॉमन फैक्टर, दे हैव ओनली कॉमन फैक्टर 1। अब यहाँ तो भाई फर्स्ट और सेकेंड आर्ग्यूमेंट में से पता चल रहा है कि 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब a और b का एक और कॉमन फैक्टर मिल गया जो कि क्या है 2। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज वी एज्यूम √2 एज रैशनल। ये ऐसा जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ, बिकॉज हमने ऐसा मान लिया कि √2 रैशनल है। यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी, हमने √2 को रैशनल मान लिया था। समझ आ रहा है, और यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि 2 जो है वो एक और हमें मिल चुका है ऐसा प्राइम नंबर जो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, और जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि a और b क्या है, को प्राइम नंबर है जिनका कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये गलती इसलिए हुई है, ये जो कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ बिकॉज हमने ये मान लिया था कि √2 क्या है, रैशनल नंबर है। और यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, सो वी कैन से दैट √2 इज नॉट रैशनल, इट इज इरैशनल, क्लियर। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो आपको हर बार यही तरीका यूज करना है। कई सारे क्वेश्चंस दिए हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, राइट, और इन्हीं सारे क्वेश्चंस का लॉजिक आपको यूज करना है और उनको दिखाना है कि ये नंबर इरैशनल है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 9, वो दिया है प्रूफ √3 इज इरैशनल। तो जो आर्ग्यूमेंट और जो चीज़ें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है वही लॉजिक आपको यूज करना है और ये दिखाना है कि √3 जो है वो है इरैशनल नंबर। तो अब एक बार अगर आप √2 प्रूव कर चुके हो इरैशनल, √3 प्रूव कर चुके हो, तो उनके बेस पे और क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो यहाँ देख लेते क्वेश्चन, शो दैट 5 माइनस √3 इज इरैशनल। अब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना, सबसे पहले मैं वही करूंगा, लेट अस एज्यूम टू अ कॉन्ट्रैरी दैट 5 माइनस √3 इज रैशनल। और अगर रैशनल है तो मैं उसको कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 5 माइनस √3 इज इक्वल टू a बाई b वेयर a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम मतलब a और b का कोई और फैक्टर नहीं अदर देन 1। ये होने के बाद मैं इसको ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, अब क्या कर सकते हैं हम इसको, 5 ये यहाँ ले आते हैं माइनस a बाई b इक्वल टू इस चीज़ को जो माइनस √3 है उसको वहाँ शिफ्ट कर देते तो वो हो जाएगा प्लस √3, क्लियर। अब उसके बाद इसको रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा सा सॉल्व करके। सो एलसीएम ले लेते हैं, 5b माइनस a इक्वल टू √3। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ a b आर इंटीजर्स, सो दिस विल गिव मी अ रैशनल वैल्यू। सो 5b माइनस a बाई b इज रैशनल, क्लियर, बट वी नो दैट √3 इज इरैशनल। एक तरफ रैशनल वैल्यू आ रही है, एक तरफ इरैशनल, और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों क्रिएट हुआ, बिकॉज वी हैव टेकन 5 माइनस √3 एज रैशनल, है ना। अच्छा, ये कुछ लोग पूछ रहे कि √3 इज इरैशनल, ये कैसे आएगा, काफ़ी सारे बच्चों के मन में डाउट होगा। सो ये हम इससे पहले ही कुछ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे, प्रूफ √3 इज इरैशनल, तो उसी का रिजल्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे। समझ आ रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 5b माइनस a बाई b अगर इंटीजर्स है a और b और को प्राइम नंबर्स है वॉट, सो इसको अगर हम जब सॉल्व करेंगे तो वो एक रैशनल वैल्यू देगा, बट ये यहाँ पे √3 की जो वैल्यू है वो इरैशनल है। तो एक तरफ रैशनल एक तरफ इरैशनल, ये भी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। और ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ, बिकॉज हमने ऐसा मान लिया था 5 माइनस √3 इज रैशनल, देयरफॉर
this contradiction has arisen, this contradiction has arisen because we assumed 5 minus root 3 as rational. So therefore we conclude that 5 minus root 3 is irrational. बस इस तरीके से आपको इनको सॉल्व कर देना है। ये 2 मार्क 3 मार्क जितने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सो बी क्लियर विद दिस क्वेश्चंस। वर्कशीट पे आ जाते हैं। वर्कशीट में मैंने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले लिए, काफ़ी सिंपल है। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5। तो पहले आप रूट 5 इरेशनल प्रूव करिए बाय लॉजिक ऑफ रूट 2, जो हमने यूज़ किया थ्योरम, है ना, उसका लॉजिक यूज़ करके आप इसको इरेशनल प्रूव कीजिए। देन प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो एक बार आप रूट 5 को इरेशनल प्रूव कर चुके हो, तो ये वाला एग्जाम्पल जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा था, एग्जाम्पल 10, है ना, एज पर एग्जाम्पल 10 आप प्रोसीड कीजिए तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंड प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो ये क्वेश्चन सिंपली यही एग्जाम्पल 10 वाले लॉजिक पे आप फॉलो करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि हमने रूट 2 को ऑलरेडी इरेशनल प्रूव कर चुका है, रूट 5 को भी इरेशनल अब यहाँ पे प्रूव कर चुके होंगे, और रूट 2 को भी हमने इरेशनल पहले प्रूव कर चुका है। तो उसी का लॉजिक हम यूज़ करेंगे थोड़ा, और ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे, राइट। सो दिस क्वेश्चंस आर टू बी डन बाय योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। इजी क्वेश्चन से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, अगर आप कॉन्सेप्ट से क्लियर है, राइट, अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, अगर आप उसके लॉजिक को समझ रहे हैं, उसकी चीज़ें जो समझाई जा रही है वो समझ आ रहा है आपको, सो वर्कशीट या फिर जो भी एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए हैं उनको करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। क्लियर? सो एंजॉय डूइंग मैथमेटिक्स।